ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज कब होता है, किन किन कंडीशन में होता है, जब लिवर में डैमेज हो। जी हाँ, हमको पीनी है। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर ये किसी भी कारण से ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स फूलने लगती हैं। और अब ये लिम्फेटिक वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर ये किसी भी कारण से ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स फूलने लगती हैं। तो अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे पूरी क्लिनिकल केस स्टडी एडिमा के ऊपर। ये एक्चुअली में पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में अपन ने पूरी केस स्टडी सॉल्व करके दिखाई थी मैंने आपको। एडिमा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ट्रांसुडेट एक्सुडेट में डिफरेंस बिटवीन, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी पार्ट 1 में। अब इस पार्ट 2 वीडियो में अपन जानेंगे स्टार्लिंग फोर्स, फिर अपन जानेंगे पैथोजेनेसिस की यार ये एडिमा होता है तो होता कैसा है, और एक ऑर्गन मॉर्फोलॉजिकल फीचर माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस एक कैसा दिखता है। तो देखो सीधी बात में बोलूं, जैसे बॉडी के अंदर जो है प्रेशर इंबैलेंस होता है, वैसे फ्लूइड बोल उठता है कि भाई मैं जा रहा हूं ब्लड वेसल के बाहर में निकल रहा हूं साहब, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, इस ब्लड वेसल में यहाँ पे प्रेशर खराब है। मेरे कहने का आपसे इतना सा तात्पर्य है, बॉडी में दो प्रेशर होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी अपने ब्लड की कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर खराब हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकल जाता है और वो करवा लेता है एडिमा। इसी को आज अपन पूरा डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो में मैं रीजनिंग भी सॉल्व करके बताऊंगा, रीजनिंग का क्वेश्चन, और एक लॉन्ग में इसको कैसे लिखना है इसके सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो आपको देखनी है पूरी एंड तक। तो शुरुआत अपन करते हैं नॉर्मल ब्लड के एक्सचेंज से। देखो यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा लो है स्टार्लिंग फोर्स। अगर आपने स्टार्लिंग फोर्स को समझ लिया तो समझ लो पूरा आपने एडिमा ही समझ लिया, आपको पूरे कंसेप्ट यहाँ पे हो गए हैं क्लियर। तो देखो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम के जरिए बताता हूं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अपने एक आर्टरी का एंड है, ठीक है। जैसे ही एक आर्टरी खत्म होती है वो बनती है कैपिलरी, और कैपिलरी जो है फिर वो कंटिन्यू हो जाती है अपने वेन में। एक्चुअली मैं इसको और डिटेल में अगर मैं बताऊं, सबसे पहले अपनी रहती है आर्टरी, आर्टरी के बाद अपने आते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स, आर्टरी जो है थोड़ी मोटी होती है, आर्ट्रियोल पतली होती है, फिर अपनी आती है कैपिलरीज, ठीक है। फिर कैपिलरी अपनी बनती है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर आगे जाके अपनी बनती है वेन। मेनली इस तरीके से चीजें होती हैं। साइड में आपको पूरा एक इमेज भी दिख रहा होगा इन सब का। अब होता क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये है अपना आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के आपको फोर्स दिख रहे होंगे, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आर्टरी के एंड में कितना है, 38 मान लीजिए आप। अब क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, अपनी बॉडी बहुत समझदार है, उसको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। आर्टरी के एंड में वो जानबूझ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा रखती है अपनी बॉडी, क्यों, ताकि अपन क्या कर पाए, जितना भी फ्लूइड है अपने ब्लड वेसल का वो अपन बाहर भेज पाए टिश्यू में, ताकि जो टिश्यू के सेल जो है उस फ्लूइड के अंदर जो अपना ग्लूकोज है, जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है, वो उसको टिश्यू इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, कैपिलरी के एंड में देखो, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन बनाता है, फ्लूइड, पानी बनाता है, प्लाज्मा का फ्लूइड। अब क्योंकि सारा अपन ने फ्लूइड टिश्यू में दे दिया तो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया अपना 12, और यहाँ पे ज्यादा कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, खींचता है चीजों को। अब क्या होता है ना, अपन ने यहां से फ्लूइड दिया, इस फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है इस फ्लूइड के अंदर, जिसको सेल ने क्या इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब क्या करता है, सेल जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यूरिक एसिड हुआ, जो अपने मेटाबॉलिज्म बन रहा है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट फिर इस फ्लूइड के अंदर वापस दे देता है। फिर कैपिलरी के एंड में, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देखो आप ज्यादा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, खींचने का काम करता है। तो क्या होता है, जितना भी फ्लूइड अपन ने अभी बाहर दिया था वो फ्लूइड दोबारा से अंदर आ जाता है ब्लड कैपिलरी में। सो आपको समझ में आ रहा होगा, चीजों का आदान प्रदान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर पे। नॉर्मली भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी, अपने कैपिलरी की एंड में, आर्टरी वाले साइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो फ्लूइड बाहर निकल गया, सेल ने इस्तेमाल कर लिया ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन, फिर सेल ने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड भर दिया। फिर क्या होता है, कैपिलरी के अपोजिट साइड में जहां पे वेन स्टार्ट होती है, क्योंकि अपन ने फ्लूइड दे दिया पूरा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर खींचता है चीजों को। तो ये जितना भी फ्लूइड है जो अपन ने दिया था उसको अपन दोबारा से खींच लेते हैं अंदर, और अपना नॉर्मल जो एक ब्लड वेसल है उससे चीजें बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है। यहाँ पे नॉर्मली एडिमा नहीं होता, क्यों,
क्योंकि चीजें पूरी सिस्टमिक वे में हो रही हैं, समझ रहे हैं आप। दिक्कत होती है यहां पे। अब मान लो आपको कोई भी बीमारी है, मान लो आपको बीमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिल की आपको बीमारी है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, अगर मान लो फ्लूइड पहले इतना निकल रहा था नॉर्मल वे में, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है ना तो फ्लूइड बहुत सारा निकल जाता है, इतना सारा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो अपना उतना ही है जितना होता है नॉर्मली। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इतना ही फ्लूइड अंदर लेता है, इतना पोर्शन, इतना सारा फ्लूइड जो है टिश्यू में ही रह जाता है, वो टिश्यू में हो जाती है फिर सूजन। सो हाइड्रोटिक, अगर हाइड्रोटिक प्रेशर ज्यादा हो तब भी दिक्कत है। फिर अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ गए। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बना रहा है, प्लाज्मा के प्रोटीन। मान लो भैया पिए जा रहा है इंसान, दारू बहुत ज्यादा पी रहे हैं, दिन रात हमको पीनी है। पहले तो उनको पीनी है, बाद में हो जाता है लिवर खराब। लिवर अगर खराब हो जाता है तो प्लाज्मा के प्रोटीन नहीं बनते। प्लाज्मा के जब प्रोटीन नहीं बनते तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम है तो जितना फ्लूइड अपन ने बाहर दिया है वो कभी अपन अंदर खींच ही नहीं पाएंगे, और वो टिश्यू के अंदर फ्लूइड पड़ा रहेगा और एडीमा हो जाएगा। सो अब आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर का। और ये सारी कहानी जो है इसको स्टारलिंग फोर्स अपन बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल जो मैंने आपको एक्सचेंज बताया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में, इस पूरी चीज को अपन बोल देते हैं स्टारलिंग फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर भेज रहा है फ्लूइड को, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर ला रहा है। ये अपोजिट इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को अपन स्टारलिंग फोर्स बोला जाता है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, याद रखना, जब भी ब्लड जो है, ब्लड के कैपिलरी से जब भी फ्लूइड बाहर निकलता है ना, प्लाज्मा फ्लूइड, उसके साथ साथ फ्लूइड के साथ साथ हल्का सा सॉल्ट भी निकल जाते हैं, सोडियम वगैरह भी निकल जाते हैं। सो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बिटवीन इंट्रावस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर और ब्लड वेसल से बाहर जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस में, अगर अपन को ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर अपन को पानी और सॉल्ट का एक्सचेंज कराना है तो वो कंट्रोल होते हैं दो इफेक्ट्स के कारण, दो प्रेशर्स के कारण। इन्हीं को अपन बोल देते हैं स्टारलिंग फोर्स। ठीक है, एक फोर्स है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, आउटवर्ड ड्रिविंग फोर्स है, मतलब वो चीजों को बाहर भेजने के काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये खींचता है, इनवर्ड ड्रिविंग फोर्स है, चीजों को अंदर की तरफ लाने का काम करता है। ठीक है, अब आपको चीजें जो है समझ में आ रही होगी। चलो, अब नॉर्मली बॉडी के अंदर क्या होता है ना, सारी चीजें सामान्य रूप में काम करती हैं। जितना फ्लूइड अपन ने बाहर दिया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, उतना फ्लूइड अपनी बॉडी अंदर ले लेती है ऑस्मोटिक के कारण, तो अपन को एडिमा नहीं होता। बट अब अपन आ रहे हैं बीमारियों पे। अलग अलग बीमारी में अलग अलग हो जाता है। सो एडिमा जो है ना, सूजन होने के मेन मुख्य कारण है 5। सबसे पहला कारण है इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होना, जब भी दिल में दिक्कत होती है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण सूजन हो जाती है पैरों वगैरह में। डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कब अपना कम होता है, जब लिवर में दिक्कत हो। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जब भी अपने जो लिम्फेटिक वेसल है, मान लीजिए कोई कैंसर के कारण या कोई पैरासाइट के कारण, जब भी अपने लिम्फेटिक वेसल भी ऑब्स्ट्रक्ट होती है ना, मतलब बंद हो जाती है, तब भी एडिमा हो जाता है, सूजन हो जाता है। टिश्यू फैक्टर्स, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद रखना, बहुत से टिश्यू के फैक्टर होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं अपनी बॉडी में, टिश्यू फैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपना एक और कारण है सोडियम वाटर रिटेंशन। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। नहीं पढ़ा तो मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दूंगा। देखो क्या होता है ना, जब जब अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है ना, पानी की या फिर सोडियम की, जब जब अपनी बॉडी के अंदर पानी सोडियम की कमी होती है तो अपनी बॉडी एक मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस मैकेनिज्म के कारण क्या होता है, अपनी बॉडी पानी को और जो सॉल्ट है, सोडियम है, उनको रिटेन्ड करता है। अब पानी और सोडियम अगर अपने टिश्यू में रिटेन्ड होंगे, जाहिर सी बात है सूजन दिखेगी। तो सोडियम और वाटर के रिटेंशन के कारण भी एडिमा दिखता है। फिर इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, जाहिर सी बात है अगर इंफ्लामेशन हो जाएगा तो जब भी इंफ्लामेशन होता है ब्लड की कैपिलरी वैसोडाइलेशन होता है, और वैसोडाइलेशन के कारण क्या होता है, फ्लूइड बाहर निकलता है। तो याद रखना,
अपनी ब्लड की कैपिलरी में अगर परमेबिलिटी बढ़ती है तब भी क्या होता है, अपना इन्फ्लामेशन होता है। तो ये मैंने आपको मुख्य कारण बताए पैथोजेनेसिस के। अब इनको डिटेल में अपन को देखना है, याद रखना यूनिवर्सिटी में भी अगर पैथोजेनेसिस आएगा ना उसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कैसे लिखना है। अब सबसे पहले अपन जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। देखो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है, चीजों को बाहर भेजना। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द कैपिलरी एंड ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन, मतलब कि जो कैपिलरी जो होती है उसको माइक्रो सर्कुलेशन बोला है। अब क्या होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है, फ्लूइड को बाहर भेजना, फ्लूइड को आउट करना, बाहर भेजना, ठीक है, फ्लूइड को बाहर भेजती है। अब क्या होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग कारणों से बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोकल इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो कितनी बार क्या होता है ना, दो तरीके का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पूरी बॉडी में बढ़ेगा, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो सिर्फ स्पेसिफिक जगह का बढ़ रहा है। जैसे कि हाथ है तो सिर्फ हाथ में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, पैर है तो सिर्फ पैर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, किसी स्पेसिफिक जगह का बढ़ रहा है। तो यहां पे यही लिखा है लोकल इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके कारण क्या है, मतलब कि पैर है तो सिर्फ पैर में ही, पैर की ब्लड की कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों ज्यादा है। अब एक बीमारी होती है उसे अपन बोल देते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। साइड में आपको इसका पूरा पिक्चर भी दिख रहा होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है ना, जो अपनी पैर की डीप वेन जो होती है उनके अंदर ब्लॉक हो जाता है। ये देखो ये पैर के जो डीप वेन जो है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऐसे ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो याद रखना डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है इसके कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण अपना पैर के अंदर सूजन देखने को मिलती है। ये सूजन सिर्फ पैर में ही देखने को मिलेगी, अपनी बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाई इसको बोलेंगे लोकल इंक्रीज, ठीक है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण लोकली इफेक्ट होता है। फिर अपन आ जाते हैं जनरलाइज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अपन अब जनरलाइज में बोलते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बढ़ा। अब इसका मेन कारण जो है वो है अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। याद रखना अगर दिल में प्रॉब्लम है, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो क्या होता है बेटा, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो पूरे बॉडी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, सारे कैपिलरी का। इसमें भी मैं आपको दो प्रकार का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा, एक राइट साइड का हार्ट फेलियर और एक लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर। क्यों, क्योंकि जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है ना तो अपन को पेरीफेरी में, मतलब अपने पैरों के अंदर अपन को एडिमा देखने को मिलता है। दोनों पैरों के अंदर कैसा पिटिंग एडिमा होता है, पैरों में, आंखों के यहाँ पे नीचे पूरा अपन को पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है अगर राइट साइड का हार्ट फेलियर है तो। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है तो अपन को पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, मतलब लंग्स के अंदर जो है एडिमा देखने को मिलता है। अब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम बना के कि सर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है। देखो सबसे पहले अपन को पूरा दिल समझना पड़ेगा इसके लिए। अब ये राइट साइड का मेरा एट्रियम है, ठीक है, और ये राइट साइड का मेरा ये वेंट्रिकल है। सेम ये मैं लेफ्ट साइड का बनाता हूँ, लेफ्ट साइड का एट्रियम है और ये लेफ्ट साइड का ये पूरा मेरा वेंट्रिकल है। सो एवरीबडी नो दैट, ये चीज सबको पता है कि अपने दिल के राइट एट्रियम में ब्लड, कौन सा ब्लड आता है बताओ। दिल का जो राइट एट्रियम है ना उसमें अपना पूरा आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी पूरी बॉडी से। दिस इज सुपीरियर वीने कावा। सुपीरियर वीने कावा से अपनी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नीचे की तरफ है इंफीरियर वीने कावा। इंफीरियर वीने कावा क्या करता है, ये भी अपना पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो अपनी बॉडी में जाता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना चले जाता है राइट वेंट्रिकल में। लेकिन अब आप दिक्कत समझो, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे राइट साइड का वेंट्रिकल जो है ना वो खराब है। मतलब राइट साइड का वेंट्रिकल जो है उसको जितनी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए था वो उतने अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। समझे आप। अब क्योंकि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, दिल का जो राइट वेंट्रिकल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा,
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे नहीं भेज पाएगा, और जितना भी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना वेन्स के अंदर ही रह जाता है। मतलब पूरा तो नहीं रहता, एक स्मॉल अमाउंट जो जितना जाना चाहिए था उतना पूरा ब्लड नहीं जा पाता, और अपना वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन में रह जाता है। इसके कारण क्या होता है, जितना ज्यादा ब्लड होगा अपना वेन में, जितना ज्यादा फ्लूइड होगा अपना वेन में, उतना ज्यादा ही होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, वो फ्लूइड के कारण बन रहा है। तो जितना ज्यादा फ्लूइड होगा वेन्स में, कैपिलरी में, उतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो अपने पैरों में, पेरीफेरी में अपनी एडीमा आ जाता है। दैट इज वाई अगर राइट साइड के दिल में प्रॉब्लम है तो अपन को पेरीफेरी में एडीमा देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए राइट साइड के दिल में कोई दिक्कत नहीं है भाई, राइट साइड, राइट वेंट्रिकल जो है बढ़िया काम कर रहा है, बहुत शानदार। तो क्या होगा, जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो था वो अपना राइट एट्रियम से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना चला जाता है लंग्स के पास। क्यों, ताकि लंग्स क्या कर पाए, लंग्स इसके अंदर जो है ऑक्सीजन भर पाए। तो लंग्स के अंदर सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। फिर लंग्स से वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर अपना आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से अपना आ जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन भैया यहां तो है दिक्कत, कहां पे, अब अपना जो है लेफ्ट एट्रियम खराब है तो क्या दिक्कत हो रही है अपन वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल खराब है तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल खराब है तो सही तरीके से वो जितना उसको ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड वो पंप करेगा नहीं, और वो सारा का सारा ब्लड जो है वो अपना लंग्स के अंदर ही रह जाएगा, लंग्स की कैपिलरी के अंदर जो है वो ब्लड रह जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। सो क्या हो रहा है, अपना जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं करेगा, और वो ब्लड कहां रह जाएगा, वो अपने लंग्स के कैपिलरीज के अंदर रह जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी में रह जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, लंग्स के पल्मोनरी कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा, और जब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तब तब एडीमा होता है। तो फिर क्योंकि अभी लंग्स के ब्लड की कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा है तो लंग्स के अंदर फ्लूइड जो है वो एकत्रित होने लगता है, और यहां पे अपना हो जाता है पल्मोनरी एडीमा। बच्चे ये समझ नहीं पाते, मैंने बहुत प्यार से आपको एक्सप्लेन करा है। जौहरी एमबीबीएस पूरा 100% ट्राई करता है कि चीजें आपको समझ में आए, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए। सो प्लीज अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो कि जौहरी एमबीबीएस सेकंड ईयर पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े तरीके से पढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से करने के लिए। मुझे बताओ ना मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। सो याद रखना, राइट वेंट्रिकल, अगर राइट वेंट्रिकल कार्डियक फेलियर है तो पेरिफेरी में एडीमा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कार्डियक फेलियर है तो पल्मोनरी एडीमा होगा। तो ये डिफरेंस बिटवीन आप याद रखना। ये बच्चे कितनी बार समझ नहीं पाते, फिर रोते हैं, मम्मी मम्मी समझ में नहीं आया मुझे, कितनी बार इस तरीके से रोते हैं बच्चे एकदम। सो ये अपन ने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपन ने पूरा देख लिया। अब अपन आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से काम करता है। देखो बेटा, ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बनाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अपने बनाते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर कम हो जाए, याद रखना उल्टा पुल्टा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण एडीमा होता है, ज्यादा के कारण। ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होगा तब एडीमा होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज कब होता है, किन किन कंडीशन में होता है, जब लिवर में डैमेज हो। जी हाँ, हमको पीनी है, आप पिए जा रहे हैं, लिवर डैमेज हो जा रहा है। लिवर कैसे बनाएगा प्रोटीन है, और पी लो फिर। और जब मैं पीने की बात करता हूँ ना, लोगों का तो मूड बन जाता है, हाथ में जाम आ जाएगा, इमेजिन करने लगते हैं वो अल्कोहल है, वो बर्फ डाल रहे हैं। अरे मैं कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ यार, वो तो तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम हाथ ऑटोमेटिक आ गया था। मैं तो ब्राह्मण आदमी भाई, कहाँ पीता हूँ। तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली टेंड टू ड्रॉ द फ्लूइड इनटू वेसल। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर लाना, फ्लूइड को अंदर लाना, एक खींचने का काम करता है। प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा के प्रोटीन पे, उसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन में भी एल्बुमिन पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अब यहां पे दो कारण हो सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने के कारण। सबसे पहले रिड्यूस इन एल्ब्यूमिन सिंथेसिस, मतलब कि जो प्लाज्मा प्रोटीन अगर कम बनेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप कम होगा। सो किन किन बीमारियों में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेगा? सबसे पहले सीवियर लिवर डिसीज, याद रखना अगर लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है, ज्यादा दारू पी ली है, लिवर में सूजन है, लिवर में सिरोसिस है, या फिर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, आप खा ही नहीं रहे न्यूट्रिशन, तो बनेगा कैसे प्रोटीन एल्ब्यूमिन? सो लिवर डिसीज में प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में एल्ब्यूमिन नहीं बनता, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और एडीमा हो जाता है। फिर लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, देखो कितनी बार क्या हो रहा है ना, लिवर तो बढ़िया काम कर रहा है, यहां पे दिक्कत आपको धोखा दे गया यहां पे किडनी। अब क्या होता है ना, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन फिल्टर क्या होता है? प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, मतलब किडनी जो है वो पूरा ब्लड का से प्लाज्मा फिल्टर करता है माइनस प्रोटीन। प्रोटीन कभी किडनी फिल्टर नहीं करता। बट एक बीमारी है जो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, उसे बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेटा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या करता है, जो अपना नॉर्मल किडनी जो है, जो नॉर्मली फिल्टर नहीं करता प्रोटीन को, अपने नेफ्रोटिक डिसीज में जो अपना किडनी का अंदर के नेफ्रॉन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो फिर प्रोटीन को भी फिल्टर करने लगते हैं, तो अपने यूरिन के जरिए जो है प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। अब यूरिन के जरिए अगर प्रोटीन बाहर निकलेगा तो प्रोटीन की कमी होगी ब्लड में, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और एडीमा हो जाएगा। सो मे ऑकर इन यूरिन और स्टूल, याद रखना प्रोटीन ज्यादा निकल रहा है स्टूल के जरिए, यूरिन के जरिए, मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसका एक मेन कारण है। सो अब अपन देखते हैं सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर लेकिन एडीमा कैसे करवा रहा है, एक बार हमें आप और बता दीजिए। देखो ये आप याद कर लेना, मैंने आपको दिल का कारण बता दिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मैंने आपको बता दिया चीजें कैसी हो रही हैं, लिवर डिसीज में, किडनी में ये वाला मैकेनिज्म होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। ठीक है, अब जैसे ही, अब आप समझना, जैसे ही प्लाज्मा का जो प्रोटीन है वो कम हुआ, यार है ना, प्लाज्मा का प्रोटीन जैसे ही कम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है ना, तो क्या होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है? अपने ब्लड वेसल में फ्लूइड को अंदर लाना, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो अपने ब्लड की कैपिलरी में जो अपना फ्लूइड है वो अंदर नहीं आ पाता और वो टिश्यू में से रह जाता है। सो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड जो है वो रह जाता है। सो रिड्यूस इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, अब कॉमन सेंस वाली बात है, अब जितना फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर आना था उतना फ्लूइड तो आ नहीं पा रहा, क्योंकि खींचने वाली फोर्स चली गई, ऑस्मोटिक प्रेशर चली गई, तो क्या होगा, जो अपना एक ब्लड कैपिलरी जो है उसके अंदर का जो फ्लूइड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए पहले अपने ब्लड कैपिलरी में इतना सारा फ्लूइड था, फिर बाद में अपन ने सारा फ्लूइड बाहर दे दिया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण, इतना सारा, कायदे से जितना फ्लूइड दिया है उतना फ्लूइड अंदर भी आना था, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर काम नहीं कर रहा तो उतना फ्लूइड आ नहीं पा रहा और बहुत ही छोटा सा फ्लूइड अंदर आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अपना रिड्यूस हो रहा है इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, मतलब कि ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा फ्लूइड के लेवल जो है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाते हैं। अगर ब्लड में प्लाज्मा फ्लूइड कम होगा तो जाहिर सी बात है जब किडनी के पास जब ब्लड जाएगा वो भी कम ब्लड जाएगा। तो यहां पे लिखा है डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, अगर ब्लड कैपिलरी में खून ही कम है, प्लाज्मा फ्लूइड ही कम है, तो किडनी के पास भी कम ही खून जाएगा ना। अब किडनी बड़ी समझदार है, किडनी को मालूम चल जाता है, अब जैसे ही किडनी के पास कम खून जाता है तो क्या होता है ना, किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब होता क्या है, जो प्लाज्मा फ्लूइड जो होता है ना उसके अंदर होते हैं सोडियम, सॉल्ट भी होते हैं। अब क्योंकि किडनी के पास खून कम गया है, प्लाज्मा फ्लूइड कम गया है, मतलब सोडियम भी कम गए होंगे, क्योंकि सोडियम कम गया है तो किडनी में एक सेल होता है मैक्यूला डेंसा, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है अपना बाहर निकलता है रेनिन, किडनी से एक हार्मोन निकलता है रेनिन। ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, अपने ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिन, उसको एक्टिवेट करता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होता है ना बेटा, वो क्या करता है, अपने किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, वहां से वो निकाल देता है एक चीज जिसे अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है
जो सीधा अपना ये जो है ना किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, वहां से निकलता है ये, और सीधा एल्डोस्टेरोन अपने किडनी के पास जाता है, और किडनी के डीसीटी के लेवल से, किडनी की जो पाइप होती है डीसीटी, किडनी के नेफ्रॉन के डीसीटी के लेवल से ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ताकि फ्लूइड जो है अभी किडनी के पास कम गया था ना प्लाज्मा का प्रोटीन, उसे ठीक करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करवाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा, साथ में सोडियम को भी एब्जॉर्ब कराएगा। अब किडनी ज्यादा से ज्यादा पानी और सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एट द एंड क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर जाके रिटेन्ड करवा रहा है, टिश्यू वगैरह में रिटेंशन हो रहा है। सो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का ना अपनी बॉडी में रिटेंशन होता है, जिसके कारण सूजन होती है। तो याद रखना किडनी और लिवर इन दोनों के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। एक बार और बोल रहा हूं, कॉमन है एवरीबॉडी, ध्यान से दें, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। जब जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है, खींचने का, ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड खींचने का। ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड को खींच नहीं पाएगा, जिसके कारण ब्लड वेसल के अंदर वॉल्यूम जो होती है ना फ्लूइड की, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है अपना इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम। अगर ब्लड वेसल में खून ही कम है तो किडनी के पास भी कम खून जाएगा, किडनी के पास अगर कम खून जाएगा तो उसे मालूम चल जाता है कैसे, खून कम गया मतलब सोडियम भी कम गया ना, सोडियम भी कम गया तो किडनी पहचान जाता है कि भाई सोडियम कम है, तो तुरंत किडनी निकालता है रेनिन, रेनिन एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन अपना किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, उससे निकालता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का एक काम है किडनी से पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना डीसीटी से, साथ में सोडियम को एब्जॉर्ब करवाना, और उन दोनों को बॉडी में जाके रिटेन कर देना। तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है, जिसके कारण अपन को एडीमा हो जाता है। मैंने एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दिया जिन लोगों को समझ में ना आया हो। सो ये पूरा मैकेनिज्म था। अब बेटा ये चीज तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने ना सारा डिफरेंस बिटवीन में दे दिया, वो मैंने दिया इसलिए है आपको क्योंकि केस स्टडी डिपेंड करती है ना किस पे आए। हो सकता है केस स्टडी आपको किडनी फेलियर पे आ जाए, किडनी फेलियर पे केस स्टडी आई है तो आपको ये वाला पैथोजेनेसिस लिखना है। मैं पूरा स्पेसिफिक होकर चल रहा हूं, कोई सा भी क्वेश्चन आए मेरे बच्चे आंसर देंगे। अगर दिल खराब है तो कौन सा मैकेनिज्म आपको लिखना है ना। अगर पल्मोनरी एडीमा या पिटिंग पेरिफेरल पिटिंग एडीमा के बारे में पूछा है तब आपको क्या लिखना है। सो मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर लेफ्ट साइड में हार्ट फेलियर हो तो पल्मोनरी एडीमा होता है, राइट साइड में अगर हार्ट फेलियर हो तो अपना हो जाता है पेरिफेरल एडीमा। ये तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका था। फिर अपन आ गए अपने कार्डिक एडीमा पे। याद रखना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए डिफरेंट थिंग। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ना ये अलग चीज है बेटा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये एक अलग चीज है। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो तरीके से हो सकता है, या तो देखो लेफ्ट साइड के दिल में दिक्कत हो, लेफ्ट साइड में दिल में दिक्कत है तो हो रहा है पल्मोनरी एडीमा, या राइट साइड में दिक्कत हो तो हो रहा है पेरिफेरल एडीमा। अब मैं बात कर रहा हूं पूरा ही राइट और लेफ्ट। अगर दोनों तरफ का हार्ट अगर पूरी तरीके से खराब हो गया है, टोटल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तब क्या हो रहा है। देखो अगर पूरी तरीके से दिल खराब है ना तो क्या होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। जाहिर सी बात है अगर दिल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, प्रॉपर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, दिल अगर काम नहीं करेगा तो वो सही तरीके से खून को ऊपर नहीं भेजेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर करने के बाद समझ रहे हो। अगर दिल सही तरीके से काम नहीं करेगा, धक 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 अगर दिल सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। वर्ड मीनिंग ऑफ कार्डिक आउटपुट, दिल से जितना भी ब्लड बाहर निकले वो कार्डिक आउटपुट होता है। अगर दिल सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, दिल खून को कम बाहर भेजेगा। जब दिल खून को कम भेजेगा बाहर तो क्या होगा, जाहिर सी बात है किडनी के पास भी कम खून जाएगा, किडनी के पास कम खून जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। उसके अलावा बेटा एक और चीज होती है, एक हार्मोन होता है उसको अपन बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर एडीएच। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये कहां से निकलता है, ये अपने ब्रेन के जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना उसके पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है। और इसका काम भी सेम होता है, ये ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर
पानी का रिटेंशन करवाता है, ठीक है। सो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम साथ में ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को रिटेंशन करवाएंगे और आपको एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब किडनी अगर डैमेज हो जाए तो पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो किस तरीके से चीजें होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझ रहे हो आप। सो जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आए आपके ओपीडी में, या फिर आपके माता पिता या फिर आपकी दादी जी भी हैं, किसी के भी अगर पैरों में या कहीं पे भी आपको सूजन या एडिमा दिख रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। एडिमा एक कहानी है जो कि ये बतलाती है कि कोई ऑर्गन अपना खराब है, या तो किडनी या दिल या लिवर, ये मेजर ऑर्गन्स हैं जो खराब हैं, जिसके कारण ये होता है, समझ रहे हो आप। चलिए ये अपन ने, अब फिर अपन आते हैं सोडियम वाटर के रिटेंशन पे। तो सोडियम वाटर का रिटेंशन जो है दो कारणों से हो सकता है, एक होता है प्राइमरी कॉज, प्राइमरी कॉज मतलब लिवर डिसऑर्डर। अब मान लीजिए कि रीनल फेलियर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कॉमन सेंस है ना, अगर किडनी डैमेज है या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब किसी भी वर्ड में अगर आइटिस लगा हो मतलब इंफ्लेमेशन हो रहा है, जो किडनी के नेफ्रॉन है अगर उनके अंदर सूजन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो क्या होगा, नॉर्मली किडनी सिर्फ प्लाज्मा को फिल्टर करती है, प्रोटीन को नहीं, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन अगर चले गए, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, आगे की कहानी आपको पता ही है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है और सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाता है। सो यहां पे सर इसको प्राइमरी क्यों बोला, प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि किडनी में बीमारी है, वो किडनी ही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब किडनी बीमारी है और वहीं पे ही वो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, दैट इज व्हाई प्राइमरी है। सेकेंडरी मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब मेरा दिल खराब हुआ था उसके कारण मेरे किडनी ने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करा, तो ये हो गया। फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे लिम्फेटिक के कारण की, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण किस तरीके से अपन को एडिमा देखने को मिलता है। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी है, यूनिवर्सिटी में अलग से शॉर्ट नोट में आ जाता है कि राइट इज शॉर्ट नोट ऑन लोकलाइज एडिमा। कितनी बार डायरेक्ट आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन लोकलाइज एडिमा, कि लोकलाइज एडिमा पे आप शॉर्ट नोट लिखिए या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर आप लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अपनी बॉडी में जैसे आर्टरी होती है, वेन होती है, वैसे अपनी बॉडी में होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या कैरी करती हैं बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स कैरी करती हैं अपना लिम्फ। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर ये किसी भी कारण से ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स फूलने लगती हैं और एडिमा करवा लेती हैं, समझ रहे हो आप, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। तो यहां पे यही लिखा है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज इंपेयर्ड ड्रेनेज ऑफ लिम्फ। अगर एक लिम्फेटिक वेसल में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, सही तरीके से लिम्फ का ड्रेन नहीं हो पाएगा, जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है प्रॉपर तरीके से वो ड्रेन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये लिम्फेटिक वेसल सूजने लगेंगी और यहाँ पे एडिमा हो जाएगा, इसको बोलेंगे लिम्फ एडिमा, इसको अपन लोकलाइज एडिमा भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ये वाइवा में भी पूछते हैं। सबसे पहले क्रॉनिक इंफ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस। अब हो सकता है कि अपन को बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन है, जिसके कारण क्या हुआ, लिम्फेटिक वेसल में इंफ्लामेशन हो रहा है। अगर एक लिम्फेटिक वेसल में इंफ्लामेशन हो रहा है, वो सूज रही है, सूजने के बाद वो टूटती हैं, फिर उसमें फाइब्रोसिस भी होता है। अगर एक इंफ्लामेशन हो रहा है मतलब कि अगर बहुत समय तक क्या होगा, अगर एक लिम्फेटिक वेसल में इंफ्लामेशन होगा, सूजा हुआ रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत समय तक, क्योंकि इंफ्लामेशन है तो लिम्फेटिक वेसल के सेल जो है मरने लगेंगे, क्योंकि इंफ्लामेशन हो रहा है तो सेल तो मरेंगे ना। फिर उन मरे हुए सेल को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, अपन रिप्लेस करेंगे फाइबर से, यहाँ पे होगा फाइब्रोसिस। अब इसके कारण क्या हो रहा है, पहले जो ल्यूमेन इतना बड़ा था, बाद में वो ल्यूमेन इतना सा रह जाता है, समझ रहे हो आप। सो क्रॉनिक इंफ्लामेशन से क्या होगा, फाइब्रोसिस होती है, जिसके कारण अपन को एडिमा देखने को मिलता है। फिर प्रेशर ओवर द लिम्फेटिक, अब हो सकता है लिम्फेटिक वेसल नॉर्मल है, लिम्फेटिक वेसल एक नंबर है भाई, लिम्फेटिक वेसल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, कोई भी ट्यूमर है, मतलब आसपास के जो ऑर्गन है वहां पे ट्यूमर डेवलप हो रहा है। अब वो ट्यूमर का साइज में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो ट्यूमर इतना ज्यादा साइज में बढ़ रहा है कि वो अपनी एक नॉर्मल लिम्फेटिक वेसल को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दबा रहा है। इन्वेजन मैलिग्नेंट ट्यूमर,
कितनी बार क्या होता है ना, बहुत सारे ट्यूमर, याद रखना ब्रेस्ट, इसमें बेस्ट एग्जांपल है ब्रेस्ट के ट्यूमर। जो ब्रेस्ट के जो ट्यूमर वगैरह जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, लिम्फेटिक वेसल में जाते हैं, और लिम्फेटिक वेसल में आने के बाद इसको ब्लॉक कर लेते हैं, जिसके कारण सही तरीके से लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाता। और ये मान लीजिए अपना एक ब्रेस्ट है, अब ब्रेस्ट ये निप्पल है ना, ब्रेस्ट के नीचे ना बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल होते हैं। अगर इस लिम्फेटिक ब्रेस्ट के लिम्फेटिक वेसल में ऐसा अगर ट्यूमर आ जाता है ना बीच में बेटा, तो ये पूरा का पूरा ब्रेस्ट के नीचे वाला हिस्सा ना हल्का सा ऑरेंज सा दिखने लगता है, इसको अपन बोल देते हैं ऑरेंज स्किन, ठीक है, अपीयरेंस। फिर अपन आते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर पे। हेरिडिटरी डिसऑर्डर के मतलब कि ये खानदानी बात है, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। मेलीरॉयज डिसीज है, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एबनॉर्मल लिम्फेटिक डेवलप होती है। एक्चुअली में मेलीरॉयज जो डिसीज है ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसके अंदर जो लिम्फेटिक वेसल है वो सही तरीके से बनती नहीं है, एबनॉर्मल तरीके से बनती है, जिसके कारण आपको एडिमा देखने को मिलता है। फिर पांचवा और मुख्य कारण वो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब एक ना पैरासाइट होता है, इल्ली जैसा एक चीज होती है, उसको अपन बोलते हैं वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये माइक्रो में अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको साइड में इमेज दिख रही होगी। ये वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है ये इल्ली जैसा एक सब्सटेंस है, इसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं। अब क्या होता है ना, ये एक होता है मच्छर से, आपको साइड में मच्छर भी दिख रहा होगा। ये जो क्यूलेक्स मच्छर है ना, ये अफ्रीका वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्यूलेक्स मच्छर क्या करता है, इस पैरासाइट को कैरी करता है। वो जैसे ही आपको काटता है, तो ये मच्छर जैसे आपको काटेगा तो ये पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। वो पैरासाइट क्या करता है, सीधा उसका एक ही काम है, उसको लिम्फेटिक वेसल पसंद है, उसको बाबू है लिम्फेटिक वेसल उसका, वो लिम्फेटिक वेसल में जाके ऐसे पड़ जाएगा और लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर लेगा, जिसके कारण लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और लिम्फ जो है ना बहुत ज्यादा सूज जाती है। ये साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक पेशेंट है उसका पैर पूरा सूज गया है, इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। मतलब लिम्फेटिक वेसल इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं कि पैर ना एकदम सूज जाता है। आप देखो इतना बड़ा इसका पैर हो गया है। ये आप सेकंड इमेज देखिए अब साइड में, ना सिर्फ पैर, स्क्रोटम, मान लो अगर गलती से, जी हाँ, अगर स्क्रोटम में काट लिया मच्छर ने तो स्क्रोटम देखो कितना बड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है तीसरा पैर है। तीसरी इमेज देखिए नाक में, नाक कितनी बड़ी हो गई है, तो बहुत ही खतरनाक डिसीज है यार ये, पैरासाइटिक है ना, फिलेरियासिस बीमारी है। ये माइक्रो में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा मैंने आपको पैथोजेनेसिस बता दिया है। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना वो बताऊंगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो आपको लिखने नहीं है। मेन ये डिपेंड करेगा केस स्टडी पे। केस स्टडी दिल की आई है तो दिल वाला आपको पैथोजेनेसिस लिखना है, लिवर की आई है तो लिवर वाला लिखना है, ये केस स्टडी पे डिपेंड करेगा, अभी बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक ऑर्गन कैसा दिख रहा है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं पल्मोनरी एडिमा, अपन पल्मोनरी एडिमा पे पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रॉस फीचर देखें। मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे नोट्स है ना, हाईली प्रोडक्टिव नोट्स है, मतलब आपको ना गूगल करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं पे दे दिए सारे ऑर्गन। यहाँ पे एक ऑर्गन ऐसा दिखता है किसी बीमारी में, हिस्टोलॉजी की स्लाइड ऐसी दिखती है, वरना बच्चे ना कंफ्यूज होते रहते हैं यार कैसा दिखेगा। तो पहले ग्रॉस देखते हैं। ग्रॉस मतलब एक ऑर्गन बाहर से कैसा दिख रहा है। जो कॉमन सेंस वाली बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एडीमा। एडीमा का मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑर्गन में फ्लूइड भरा रहा है, सूजन हो रही है, वो दिस इज नोन एज एडीमा। सो जब भी अपन को एडीमा होगा तो एक ऑर्गन नॉर्मल लेवल से आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। सो वेट ऑफ लंग इंक्रीज, याद रखना कोई भी ऑर्गन हो, अभी लंग्स देख रहे हैं तो लंग्स का भी वेट बढ़ जाता है 2 से 3 टाइप। क्यों? क्योंकि अभी लंग्स के अंदर क्या भरा है, पानी भरा है। अब मैं क्या करता हूं, कट करके देखता हूं। जब भी मैं एक एडीमा वाले लंग्स को काटूंगा तो उसके अंदर से ना ऐसा फ्लूइड सा निकलेगा, देख रहे हो आप, ऐसा ये फ्लूइड सा निकल रहा है, एक फ्रॉदी झाग वाला, ब्लड स्टेन वाला आपको एक फ्लूइड सा यहां पे निकलेगा। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में अपना है ट्रांसुडेट फ्लूइड है, ठीक है। ये एक ग्रॉस फीचर है, एक ऑर्गन इस तरीके से दिखाई देता है बड़ा बड़ा। फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा, जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप में आपको अपना फ्लूइड दिखाई देगा, अपना ट्रांसुडेट। सो एडीमा फ्लूइड इज सीन इन एल्वुलर सेप्टम। ये देखो, ये अपनी एक एल्वुलियाई है, ठीक है।
लंग्स की ये एल्वियाई है, उसके अंदर ये आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे एडिमा वाला फ्लूइड। तो आपको एल्वियाई में यहाँ पे ब्लड की कैपिलरी आपको कंजेस्टेड दिखेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा का पूरा जो है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कंसेप्ट। अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे, सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, अब आप हमें ये बता दीजिए। चलो सीधा अपन आते हैं अपने मेन पार्ट पे, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो ये एडिमा एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग में आता नहीं है, आता ही आता है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मैंने ना तुम्हारे लिए पूरा सीक्वेंस कर दिया है। पहले लिखनी है डेफिनेशन, हमेशा याद रखना एडिमा की डेफिनेशन लिखना। एडिमा के साथ में अगर आप इफ्यूजन लिखते हो, इट इज नोन एज कीवर्ड्स। याद रखना है एग्जाम लेंस है। टॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ज्यादा आता है, उसको लिखने का तरीका पता है। हेडिंग में लिखो, डायग्राम अच्छे से बनाओ, पॉइंट में लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आपसे पूछा एडिमा था लेकिन आपने फ्यूजन में लिख दिया तो एग्जामिनर को क्या लगता है, यार इसने तो बहुत पढ़ा है। सो ये वाली बात है। फिर आपको लिखना है ट्रांसुडेट एक्सुडेट के बारे में। फिर आपको लिखना है पैथोजेनेसिस। याद रखना डेफिनेशन लिखा, डिफरेंस बिटवीन लिखा, पैथोजेनेसिस लिखा। उससे पहले आपको टाइप भी लिखना पड़ेगा। एडिमा दो प्रकार के होते हैं, पिटिंग, नॉन पिटिंग, जनरलाइज, लोकलाइज। फिर आपको पैथोजेनेसिस लिखना है। अब पैथोजेनेसिस में बेटा अगर ये लॉन्ग में आया है, स्पेसिफाई नहीं है डिसीज, तो आप पैथोजेनेसिस में सिर्फ आप लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में और साथ में सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन के बारे में। ये सिर्फ 3 पॉइंट ही आप लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आया तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर मान लो केस स्टडी में आया है और प्रॉपर बोला है दिल खराब है, सो जो मैंने आपको पूरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो पूरा फ्लो चार्ट पढ़ाया था ना, सिर्फ उतना ही आपको लिखना पड़ेगा। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लिखना, फिर आप लिख देना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। अगर किडनी के बारे में है तो किडनी का लिख देना, ठीक है। फिर आपको लिखना है इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर। लॉन्ग में आया है तो ये पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना भूल गया, याद कर देना। मॉर्फोलॉजी हमेशा लिखनी है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखना है, वो भी 2 पॉइंट में, पहले एक ग्रॉस और एक माइक्रोस्कोपिक। इस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है लिख के आना है। अब खत्म नहीं हुआ अभी खेल, अब आएगी रीजनिंग। रीजनिंग से पहले टेस्ट कर लेते हैं तुम्हें कितना समझ में आया है। ये नीट पीजी में एमसीक्यू आया था एज इट इज। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा क्यों होता है, किन कारणों से होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैं साइड में हो रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में सही ऑप्शन लिखो, कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी लिखो, और कैसी लग रही है वीडियोस वो भी लिखो। चलो मेरे हिसाब से आपने पोस्ट करके लिखा होगा। सो राइट आंसर जो है वो है इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, जब दिल खराब होगा तो एडिमा क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण होगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। सो इससे क्या होता है ना, पता चलता है आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। फिर अपन आ गए रीजनिंग में। रीजनिंग नए पैटर्न के हिसाब से पूछी जाती है, और मेरा एक ऐप है जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लो यार। उसमें पैथोलॉजी का कोर्स है, मात्र 30 दिन में पूरी पैथोलॉजी खत्म कर लोगे। मेरा पर्सनल नंबर मिलता है गाइडेंस के लिए। उसमें सारे में क्लिनिकल केस स्टडी सब एमसीक्यू वगैरह सब अपडेट करने वाला हूँ, और बुक की पीडीएफ वगैरह फ्री है। तो फ्री की चीजों के लिए तो डाउनलोड करो। सेकेंड ईयर के आईएमपी टॉपिक भी है, उसमें मैं डालूंगा सारी चीज। सो रीजनिंग क्या होती है बेटा, रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि एक पेशेंट है जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, उसको बायलेटरल पिटिंग एडिमा हो रहा है पैर में। अब आप एक्सप्लेन करिए कि ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है। सो यहां पे अगर पैर में हो रहा है मतलब कि ये कौन सा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, राइट वेंट्रिकल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। क्योंकि राइट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं करेगा, वीनस ब्लड वेन में पड़ा रहेगा, उसके कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे एडिमा होगा। तो पूरा मैंने लिखा है, ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन नए पैटर्न में। तो डेफिनेशन, पैथोलॉजिकल बेसिस, क्लिनिकल लिखना है। इस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है अपन को, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली है थ्रोम्बोसिस पे। ये भी एक लॉन्ग का टॉपिक है। सो अगली कहानी जो है उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई। फिर हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसिस, अगली कहानी बहुत जल्द थ्रोम्बोसिस पे।